आज का ये जो टॉपिक है वो खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप भी इसे देखेंगे तो आपको भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा इससे। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया पर। हालांकि मलेरिया पर बहुत कुछ पढ़ा जाता है, सुना जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में और वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। खास बात यह है कि हम इसको बहुत क्रिस्प और शॉर्ट में इसको समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनर्स को पसंद है वाइवा में, वो आपको स्क्रीन पे बीच बीच में डिस्प्ले होते हुए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक हम आज कवर करेंगे। आज हम देखेंगे मलेरिया का सिचुएशन क्या है इंडिया में, और मलेरिया को मेजरमेंट कैसे करते हैं, पैरामीटर्स क्या हैं उसके, मलेरिया की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, और साथ में हम देखेंगे कि एंटी मलेरियल एक्टिविटीज भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एंटी मलेरियल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। दो में डिवाइड हम कर सकते हैं, एंटी लार्वल और अडल्ट के लिए जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं। तो एंटी लार्वल में हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में आता है सोर्स रिडक्शन। जहाँ पर पानी है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसको ही हम वहीं पर उसको ट्रीट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि लार्वा जो होता है मलेरिया का वो पानी में रहता है और अडल्ट फ्रीली एनवायरनमेंट में होता है, हमारे घरों में होता है। तो एंटी लार्वल में पैरिस ग्रीन यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स, जो गम्बूशिया फिश है वो लार्वा को खा जाती है तो उसको यूज करते हैं। अडल्ट मेथड्स में आते हैं रेसिडुअल स्प्रेज होते हैं, मैलाथियन वगैरह यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज जो ट्राइबल एरियाज में, रूरल एरियाज में जो बहुत इफेक्टिव है और जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है वो फ्रीली मुहैया कराता है उन लोगों को, वो है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स। तो ये बेड नेट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन से केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप इस लिंक में जाके उसको देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मलेरिया को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे मेजर करते हैं मलेरिया कैसा कितना है। तो इसको भी प्री इरेडिकेशन और इरेडिकेशन एरा, ये दो में डिवाइड किया है। प्री इरेडिकेशन एरा मतलब जब बहुत ज़्यादा मलेरिया था, प्रोबेबली हम कह सकते हैं 50-60 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा मलेरिया का इंसिडेंस प्रेवलेंस हुआ करता था, तो उस समय जो डायग्नोस्ड केस होते थे उसके बेसिस पे ही हम मलेरिया की सिचुएशन को डिस्क्राइब करते थे। तो इसके लिए जो पैरामीटर्स यूज होते थे वो था स्प्लीन रेट, एवरेज स्प्लीन रेट, पैरासाइट रेट, पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स, इन्फेंट पैरासाइट रेट, प्रोपोर्शनल केस रेट। ये सारे इंडाइसेस यूज किए जाते थे उस समय। और इन्फेंट पैरासाइट रेट इसमें से जो है वो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स माना जाता है रीसेंट ट्रांसमिशन का किसी भी लोकेलिटी में। और ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ पैरासाइट्स इन देयर ब्लड फिल्म्स। और ये ब्लड सैंपल लिया जाता है 1 साल से छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स का। तो ये काफी सेंसिटिव इंडिकेटर है। इरेडिकेशन एरा की बात करें तो इसमें उसके बाद माइक्रोस्कोपी का काफी इस्तेमाल होने लगा। तो जो माइक्रोस्कोपी बेस्ड जो डायग्नोसिस है वो वाले इंडाइसेस हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ मलेरिया के लिए, जैसे एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, एनुअल फैल्सिपेरम इंसिडेंस, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, स्लाइड फैल्सिपेरम रेट। अब इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। ये क्या होता है कि जो भी जिस पॉपुलेशन का सर्वेलेंस किया जा रहा है उसमें से कंफर्म्ड केसेस 1 साल के अंदर कितने आए हैं, तो ये हमें बताता है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट जो है वो हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, जो हमारा नेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है। और एपीआई जो है वो भी डिपेंड करता है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट पर ही। अभी जो सर्वेलेंस होता है उसमें ऐसा कहते हैं कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो फीवर के केसेस हैं उन सभी को माना जाता है कि अगर अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज तो वो मलेरिया ही है।
तो हमारा एम होता है कि 10% जो पॉपुलेशन का 10% है उसको स्क्रीन कर देना मलेरिया के लिए। फिर कुछ वेक्टर इंडाइसिस भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्लड इंडेक्स, स्पोरोजॉइट रेट, मस्कीटो डेंसिटी, मैन बाइटिंग रेट, इनोकुलेशन रेट। इन सारे रेट्स के आपको नाम पता होना चाहिए और ये क्या होते हैं ब्रीफ में वो भी पता होना चाहिए। ये आपको स्पॉटिंग में, वाइवा में और इवन थ्योरी में भी कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मलेरिया की सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि मलेरिया की टेक केयर करने के लिए हमारे पास इंडिया में क्या है। तो इंडिया में हमारे पास है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम और किन डिसीजेस को केटर करता है, ये सवाल आपके असाइनमेंट का है, इसको आप अपने असाइनमेंट में मुझे लिख के भेजें। तो कैसे होता है डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये होती है सेंट्रल नोडल एजेंसी प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए मलेरिया के लिए। ये नेशनल लेवल की एजेंसी है। फिर इसके नीचे जो आता है वो है रीजनल ऑफिसेस, जो कि 17 रीजनल ऑफिसेस हैं। अच्छा, जो हमारी नेशनल एजेंसी है उसमें जो टीम एक बनी होती है, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंटेमोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इनका काम होता है कि बजटिंग करना, प्लानिंग करना, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज बनाना और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना। फिर रीजनल ऑफिसेस होते हैं इसके नीचे, जिनका काम होता है कि एंटेमोलॉजिकल सर्वे और स्टडीज करना, ब्लड स्लाइड्स को क्रॉस चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, कैपेसिटी बिल्ड करना। फिर इसके नीचे जो एजेंसी है वो है स्टेट वाइज स्टेट वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल यूनिट, जिसमें जो हेड है वो है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर। अब ये जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है ये नजर रखता है डिस्ट्रिक्ट्स पे। अब अगर हम देखें कि किस तरह सर्वेलेंस किया जाएगा, तो पैसिव और एक्टिव दो तरीकों से सर्वेलेंस हो सकता है। एक्टिव सर्वेलेंस के लिए होता है हेल्थ वर्कर्स, जिनके फोर्टनाइटली यूनिट्स जो होते हैं उसके थ्रू वो हेल्थ सर्वे करते हैं। एक्टिव मतलब वो घर घर जाके एक्टिवली पूछेंगे कि कोई फीवर का केस है क्या, कोई आपके यहाँ कोई किसी को बुखार है क्या। तो इस तरीके से वो एक्टिवली केसेस लेके आते हैं, फिर उनकी डायग्नोसिस होती है और उसका रिपोर्टिंग होती है। पैसिव सर्वेलेंस है कि पेशेंट खुद अपने जो उसको फीवर है या सिम्टम्स है उसके पास खुद उसने अप्रोच किया है किसी हेल्थ अथॉरिटी, किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और फिर आप उसका डायग्नोसिस कर रहे हो, उसको जो पॉजिटिव आया है तो रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से ये सर्वेलेंस चलता रहता है। साथ में जो हमारे मलेरिया मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं, हमने बात की है API, ABER, ये सारे यूज़ करके और इस तरीके से हम एक बहुत अच्छा खासा इसका रिकॉर्ड रखते हैं मलेरिया का और इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। फिर CSCs, PSCs पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, देन रीजनल लेवल और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम की जो हमारी सेंट्रल नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट आता है मलेरिया सिचुएशन। तो ये मैं आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप इसको MOHFW की वेबसाइट पे या फिर आप WHO की साइट पे, या जहाँ आपको लगता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ से आप इसको देखिए, पढ़िए और अपने असाइनमेंट में ये लिख के भेजिए मुझे। मलेरिया ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम सभी जानते हैं कि अभी भी क्लोरोक्विन यूज़ किया जाता है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, वाइवैक्स के केसेस हैं, उसमें अभी भी क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा फिर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है ट्रीटमेंट, फैल्सिपैरम के लिए डिफरेंट हो जाता है ट्रीटमेंट। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जा रही हैं। तो चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्प्ले किए हैं और मैंने जो 2 क्वेश्चंस अभी आपको वीडियो के दौरान पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप असाइनमेंट में मुझे लिख के भेजिए, लिंक मैं शेयर करूँगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए नमस्कार।